अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे, तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन्स आर दी मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सेल। ठीक है, कार्ब्स जो थे आपके वो मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन नेचर थे। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें आपकी आप देखें तो स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस है इन प्लांट्स एंड एवरीथिंग, और आपका बेसिक फूड कार्ब है, इस वजह से वो नेचर में बहुत ज़्यादा अबेंडेंट होता है। लेकिन जो आपका सेल है, सेल के अंदर आपका जो मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अबेंडेंट है वो प्रोटीन है। ठीक है, कंप्राइजेस 50% ऑफ टोटल ड्राई वेट। अब ड्राई वेट क्या होता है? ठीक है, ड्राई वेट मीन्स कि आप जितना आपकी बॉडी में वाटर है या एक सेल में जितना वाटर है आप उसको रिमूव कर दें तो पीछे जो उसका वेट बचेगा वो ड्राई वेट होगा, और वो ड्राई वेट का 50% जो होता है वो आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एंड ऑल पार्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, हर किस्म के सेल में प्रोटीन होगी और प्रोटीन सेल के हर पार्ट में प्रोटीन होगी। ठीक है, बिल्ड सेलुलर स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करता है। इसका बेसिकली हमारे पास जो प्रोटीन का एक बेसिक फंक्शन है दैट इज़ बिल्डिंग योर बॉडी और बिल्डिंग योर सेल। ठीक है, कार्ब्स या लिपिड्स का जो कार्ब्स का मेन जो फंक्शन है वो आपकी एनर्जी कंजप्शन है, लिपिड्स का आपका इंसुलेशन है, एनर्जी वो स्टोर करता है इन केस ऑफ स्टारवेशन, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। लिपिड प्रोटीन इज़ योर बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल करेंगे। एंजाइम नहीं होंगे तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। सो प्रोटीन इस तरह आपका जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स, जो आपकी हार्मोन्स अब एक तरह के नहीं होते, हार्मोन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन उनमें जो प्रोटीन टाइप ऑफ हार्मोन है वो रेगुलेट करेगा आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को। प्रोटीन्स एज कैरियर्स, अब आपने बाजू का सुना होगा जब मैट्रिक में भी आप लोगों ने बायो पढ़ी थी, उसमें कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स। So those proteins that carries things across the cell membrane or from one part of the body to another part of the body, such as hemoglobin जो आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो आपकी प्रोटीन्स एज कैरियर्स हैं। लिपिड्स को बाज़ औक़ात ये आपके ट्रांसपोर्ट करते हैं, मेटालिक आइंस को एक्सेट्रा। प्रोटीन्स आर एंटीबॉडीज़। ठीक है, प्रोटीन्स एज एंटीबॉडीज़ डिफेंड बॉडी अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पैथोजन। जो आपकी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आपकी प्रोटीन्स होती हैं। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, now there are proteins in blood that form a clot in case of injury। आपने बाजू का देखा होगा कहीं चोट लगे तो उसके ऊपर एक स्कार, ब्लड निकलता है थोड़ी देर में और उसके बाद वो ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, जो एक इनिशियल स्कार बनाता है आपका। ठीक है, जो उसके ऊपर एक इनिशियल एक लेयर आती है। ठीक है, स्कार तो नहीं कहते उसको, उसका एक इनिशियल लेयर आती है कवरिंग की, जो आपकी क्लॉट की वजह से बनती है। वो क्लॉट क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गेनिजम्स, क्रोमोसोम्स। ऑर्गन्स की जो मूवमेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की जो आपकी लिम्स की मूवमेंट है मसल्स की वजह से होती है, वो प्रोटीन्स उनमें होती हैं। क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज आपको पता है सेल माइटोसिस का एक फेस होता है, सेल डिवीजन का एक फेस होता है, जब क्रोमोसोम दो डिफरेंट पोल्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। ठीक है, आर कॉज्ड बाय प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स बन किस तरह रही हैं? प्रोटीन्स बेसिकली आपका एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। अगर मैक्रो मॉलिक्यूल है तो किसी चीज़ से बना होगा ना, कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे। तो प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो होते हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स आर योर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर योर प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स आपके ऐसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स है जो कंटेन करते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड वेरीज फ्रॉम अ फ्यू टू 3000 और मोर इन प्रोटीन्स। ठीक है, 2-3 अमाइनो एसिड्स मिलाकर भी एक प्रोटीन बना सकते हैं, 3000 एंड मोर से भी आपकी प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन सेल्स। अब बाज़-औक़ात हम लोग सुनते हैं कि प्रोटीन्स आर फॉर्म बाय 220 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। ठीक है, लेकिन जो आपकी सेल में फाउंड होती हैं, सेल में ऑलमोस्ट 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फाउंड। आउट ऑफ दीज 25 आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स। इन 170 में से 25 ऐसी होती हैं जो प्रोटीन्स बनाने में काम आती हैं, और उसमें से भी उन 25 में से जो मोस्ट प्रोटीन्स होती हैं वो सिर्फ उन 20 से बनती हैं। ठीक है, ये आपका एक MCQs बेसिस है कि उसमें पूछ सकता है कि सेल में कितनी पाई जाती हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती हैं और मोस्ट प्रोटीन कितनी से बनती हैं। ठीक है, ऑल अमाइनो एसिड्स हैव अ अमाइनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये अमाइनो एसिड आपका एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसका जनरल फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, दैट इज C, और
कार्बन के 4 बॉन्ड आपके पूरे हो रहे हैं, एक अमाइनो ग्रुप का, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन है और एक आर होता है जिसको आप साइड चेन कहते हैं। नाउ अमाइनो एसिड वेरीज इन द साइड चेन, ठीक है। आप साइड चेन में आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पुट करते जाएंगे, आपका जो अमाइनो एसिड है वो डिफरेंट होता जाएगा। अगर मैं आर की जगह हाइड्रोजन लगा दूंगी तो ग्लाइसिन बन जाएगा, मिथाइल लगा दूंगी तो एलानिन बन जाएगा, एंड इस तरह आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। नाउ अगर अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बना रहे हैं तो उनके बीच में कोई बॉन्ड भी तो होगा ना, जो मिल के जो है पॉलीपेप्टाइड चेन को आगे कंटिन्यू करेगा, जिसकी वजह से चेन ग्रो करेगी। बॉन्ड बनेंगे तो चेन बनेगी ना। तो आपके पास जो प्रोटीन में बॉन्ड है दैट इज़ योर पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड ये वो वाला बॉन्ड है जिसकी डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की नहीं दी गई, एस्टर बॉन्ड की नहीं है, लेकिन वहाँ पे एस्टर की डेफिनेशन है लिपिड्स में, और यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड की है। तो लिंकेज बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड, ठीक है। एक अमाइनो एसिड होगा उसका कार्बोक्सिलिक एंड वहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बनेगा, और एक दूसरा अमाइनो एसिड होगा जिसका अमाइनो ग्रुप उसके सामने होगा, जहाँ से आप एक हाइड्रोजन लेंगे वहाँ बॉन्ड बनेगा। अब एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। तो वाटर क्या हो जाएगा? एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और वहाँ पे आपके पास बॉन्ड बन जाएगा। जब आप दो अमाइनो एसिड्स का दरमियान एक बॉन्ड बनेगा तो उसे कहते हैं डाइपेप्टाइड, ठीक है। डाइपेप्टाइड के एक एंड पे अमाइनो ग्रुप रह जाएगा जो एक वाले अमाइनो एसिड का है, और दूसरे एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बच जाएगा। तो दोनों ग्रुप दोबारा अवेलेबल हैं, तो फर्दर अमाइनो एसिड्स आकर उनके साथ बॉन्ड बना सकते हैं और आपकी चेन जो है वो ग्रो करती रहती है। नाउ एक अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वो आपको दे दे डाइपेप्टाइड और उसमें पूछेगा कितने अमाइनो एसिड हैं, तो एक डाइपेप्टाइड में 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसी तरह जो आपका ट्राइपेप्टाइड होगा उसमें 3 अमाइनो एसिड्स होंगे और 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, ठीक है। कहीं ये नहीं लिख देना कि डाइपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, सिर्फ एक होता है। ना द प्रोटीन का जो मेन आपका एक क्वेश्चन आता है वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में आपके पास डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब स्ट्रक्चर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड द शेप विच द मॉलिक्यूल अज्यूम, ठीक है। शेप से मुराद कि वो चेन में रहेगा, हेलिक्स बनाएगा, ग्लोबुलर हो, उसमें कॉर्टनरी शेप लेगा, ग्लोबुलर बन जाएगा, या वो आपकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो डिपेंड करती हैं योर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पे, ठीक है। इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देयर आर 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी में आपके पास बेसिकली आप बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करें तो प्रोटीन बनती कैसे हैं? फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, एंड अमाइनो एसिड्स एक चेन में लगेंगे तो वहाँ से अब आपकी प्रोटीन बनेगी ना। तो योर प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। कितने नंबर हैं अमाइनो एसिड्स के और वो किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, पहले कौन सा लगेगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे पहले आपके पास एफ सेंगर था, उसने डिटर्मिन किया था सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन इंसुलिन, ठीक है। 10 साल उसको लगे थे और 10 साल के बाद उसने इंसुलिन का जो आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो दिया था। इंसुलिन हैज़ अ 51 अमाइनो एसिड्स। नाउ इंसुलिन इज़ योर हार्मोन और ये क्या है? प्रोटीन इन नेचर। तो हमारे पास एक ये चीज़ आ गई कि रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। इंसुलिन आपकी कितनी ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है। इट हैज़ 51 अमाइनो एसिड्स, 2 चेन कंप्राइज करती हैं, ठीक है। इंसुलिन में 2 चेन्स होती हैं, एक चेन में 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, दूसरे में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये 2 चेन जो होती हैं ये आपस में बॉन्ड होती हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ डाइसल्फाइड्स ब्रिजेस बनते हैं जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन की दो चेन्स हैं, एक 21 अमाइनो एसिड्स वाली और एक 30 अमाइनो एसिड्स वाली, वो आपस में लिंक करती हैं। एक अनदर एग्जांपल इज़ योर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, ठीक है। अब हर अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स होंगे और हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स होंगे। तो टोटल कितने हमारे पास अमाइनो एसिड्स बनते हैं? 574 अमाइनो एसिड्स। अब साइज ऑफ प्रोटीन डिटर्मिन बाय टाइप एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन। अब कुछ अमाइनो एसिड्स बड़े होते हैं, ठीक है, जिस तरह आपकी साइड चेन ग्रो करती जाएगी अमाइनो एसिड बड़ा होता जाएगा, और अगर आपका साइड चेन बिल्कुल एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जैसे ग्लाइसिन में होता है वो बिल्कुल छोटा सा अमाइनो एसिड होगा, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो साइज ऑफ प्रोटीन है वो डिटर्मिन करता है कि किस टाइप के अमाइनो एसिड लगे हैं और कितने लगे हैं। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स भी बहुत आपके मैटर करते हैं ना। अब हम प्रोटीन को कैसे पता है कि उसने किस सीक्वेंस में जो है अमाइनो एसिड लगाने हैं? तो द सीक्वेंस कम फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए, ठीक है। आपका जो डीएनए स्ट्रैंड है
वो आपकी प्रोटीन है, ठीक है। मतलब ये है कि आपकी जितनी बॉडी में जितनी प्रोटीन बननी है वो आपके डीएनए से बनी है। डीएनए आपका जब हमारे पास एक पूरा प्रोसेस आता है जो आप इस चैप्टर में भी हम आगे पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएज होते हैं जिनकी वजह से प्रोटीन्स बनती हैं हमारे पास। ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, और फिर आपके पास जो है वो पूरे एक प्रोटीन बन के आ जाती है। ये आपका मेरे ख्याल है यहाँ से फर्स्ट ईयर में ही है या सेकेंड ईयर में आपके पास ये चैप्टर होगा डीएनए रेप्लिकेशन वाला। उसमें आपके पास जो है वो सारी सेल साइकिल में आपको पता चलता है कि कैसे कैसे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ट्रांसलेशन क्या होती है। तो आपके पास जो प्रोटीन सीक्वेंस है वो बताता है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए, ठीक है। डीएनए में जिस हिसाब से न्यूक्लियोटाइड लगे हैं वो आपके उसी हिसाब से आरएनए होते हैं। आरएनए में बनता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए की जब रीडिंग होती है राइबोसोम पे, ट्रांसलेशन जिसको कहते हैं, वहाँ से आपके पास उन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे अमाइनो एसिड्स लगते हैं और आपकी प्रोटीन जो है वो बन जाती है। अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इज़ हाईली स्पेसिफिक फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। अगर आपकी अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स ठीक नहीं होगी तो आपकी प्रोटीन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेगी, माल फंक्शन करेगी, एबनॉर्मल होगी, और आपकी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जिसकी एक एग्जांपल आपके पास है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, जिसको सिकल सेल अनीमिया आपकी कंडीशन है, ठीक है। जो आपकी डिजीज़ है वो सिकल सेल अनीमिया है, और जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है वो उसकी कॉज है, ठीक है। मतलब अनीमिया क्यों होता है? क्योंकि आपकी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रही, फेल कर रही है। और उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है कि हर बीटा चेन में, 2 चेन थी ना हीमोग्लोबिन में, तो हर बीटा चेन में एक जो अमाइनो एसिड हो रहा है वो रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, मिसप्लेस हो रहा है या रिप्लेस हो रहा है विद अ डिफरेंट अमाइनो एसिड, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कैरी कर पा रही। अब नॉर्मल प्रोटीन है, मैल फंक्शन है, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगी और अल्टीमेटली लीडिंग टू डेथ ऑफ द पेशेंट। प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट इज़ योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब जो चेन्स हैं, फॉर एग्जांपल चेन बन गई, नंबर भी लग गए, सीक्वेंस भी हो गया अमाइनो एसिड्स के, नाउ देयर इज़ अ चेन। चेन को क्या करेंगे? चेन यूजली कॉइल इन हेलिक्स और अदर कॉन्फ़िगरेशन। हेलिक्स जिस तरह आपका डीएनए होता है ना, लाइक अ स्ट्रैंड घूम घूम के आ रहा है, टर्न्स हैं, ठीक है, एक स्ट्रैंड में टर्न्स हैं, उसको कहते हैं हेलिक्स। और स्पाइरल फॉर्मेशन, या फिर वो किसी और कॉन्फ़िगरेशन में हो जाता है। जो कॉमन है ना वो आपका अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। ये इज़ अ स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ चेन। यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स का, जिसमें हर टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है। जब जब वो टर्न लेगा उसमें 3.6 अमाइनो एसिड्स आएंगे। जो दूसरी आपके पास स्ट्रक्चर होता है वो होता है बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड शीट्स एक चेन अपने ऊपर ही फोल्ड बैक कर जाती है, ठीक है। जिस तरह आप कपड़े बाजू का तय लगाते हैं तो एक फोल्ड करते हैं ना उसको, तो उसकी वजह से आपका बीटा प्लेटेड शीट इस तरह बनती है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो आपके पास मेन बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में मेन बॉन्ड आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है, सेकेंडरी में मेन बॉन्ड आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसकी वजह से आपस में जो लिंक्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो हेल्ड टुगेदर करते हैं, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर में हमारे पास चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर शेप, ठीक है। वो जो आपके पास हेलिक्स बनी थी या जो शीट्स बनी थी वो दोबारा अपने ऊपर फोल्ड करती हैं, बेंड करती हैं, फोल्ड करती हैं और एक ग्लोबुलर शेप बना लेती हैं। 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं जिसको मेंटेन करते हैं, मेनली आयोनिक, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है। एक्वस एनवायरनमेंट में सबसे जो सूटेबल कॉन्फ़िगरेशन है, टर्शरी सूटेबल कॉन्फ़िगरेशन इज़ कि जो आपके हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है एक चेन में वो इस तरह फोल्ड करें कि वो इनवर्ड आ जाए, और उनकी जो कवरिंग हो वो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स कर लें। हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स उनके ऊपर आ जाए ऑन द सरफेस, एंड द हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स आर इनवर्ड, ताकि वो क्लॉग्स ना बना दें, क्लॉट्स ना बना दें आपके एक्वस इन्वायरमेंट में, और वो जो है एक प्रॉपर उसमें डिज़ोल्व होकर अपनी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो प्रोटीन वो कर सके। टर्शरी के पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपके पास हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स में देखा जाता है, जो मेनली कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो टर्शरी स्ट्रक्चर तक रुक जाती हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो आगे आपकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक आ जाती हैं, ठीक है। टर्शरी चेन्स जो आपकी बनी थी, ग्लोबुलर शेप बना था, चेन्स बेंड्स हुई थी, फोल्ड हुई थी अपॉन देमसेल्व्स, वो दोबारा एग्रीगेट करती हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है आपके पास हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, जो मैंने कहा था कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं, वो आपस में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस बनाते हैं।
देन देयर आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। ये तीनों बॉन्ड्स मिलकर क्या करते हैं, आपकी जो चेन होती है आपकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में उस प्रोटीन स्ट्रक्चर को हेल्ड करती हैं, ठीक है। और ये आपका जो स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन में एग्जिबिट करता है। एक चेन जो आपके पास होती है ना हीमोग्लोबिन की 4 चेन्स हैं, चारों चेन्स आपकी टर्शरी स्ट्रक्चर तक आती हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि आप जो चारों चेन्स होती हैं वो आपस में एग्रीगेट करती हैं और आपके पास हीमोग्लोबिन का एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम प्रोटीन्स को इजीली क्लासीफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन का, तो इसके हम एक जर्नलाइज एक क्लासिफिकेशन बनाते हैं अपॉन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन कौन सी होती हैं, फिब्रिल्स की फॉर्म में होती हैं चेन, ठीक है। थिन फिब्रिल्स, एक स्ट्रैंड जिसको आप कहते हैं, थिन फिब्रिल्स की फॉर्म में आपकी चेन्स होती हैं। इनमें आपका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट होता है, एल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट्स। इनसॉल्युबल होंगी एक्वस मीडिया में क्योंकि वो शीट्स हैं, हेलिक्स हैं, उनमें कोई इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड अंदर जाएँ, हाइड्रोफिलिक बाहर आएँ, तो वो इनसॉल्युबल होती हैं आपकी एक्वस मीडिया में। क्रिस्टलाइन नहीं कर सकते, नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं, इलास्टिक होती हैं। फाइब्रस से आपने याद रखना है कि एक चीज़ फाइबर है, ठीक है। उस फाइबर को आप स्ट्रेच करेंगे तो वो इलास्टिक भी होगा, ठीक है। इनका हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चरल रोल होता है फाइब्रस प्रोटीन का इन बॉडी एंड इन एवरीथिंग। जिस तरह सिल्क आपके पास होती है फाइब्रस प्रोटीन फ्रॉम सिल्क वॉर्म और स्पाइडर वेब्स, ठीक है। स्पाइडर वेब आपने देखा होगा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर है जहाँ से उसने अपनी स्पाइडर ट्रैप करता है प्रेस को, ठीक है। तो वो आपकी एक स्ट्रक्चरल रोल है। फाइब्रस प्रोटीन है, इलास्टिक होता है, ठीक है। स्पाइडर वेब। मायोसिन इज़ योर मसल प्रोटीन। फिब्रिन इज़ योर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, ठीक है, क्लॉट बनाएगा। कैरेटिन आपके हेयर और नेल में होता है, तो ये भी आपका स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेगा। अदर वन इज़ योर ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोब से आपने याद रखना है, ग्लोबुलर से ग्लोब, एंड ग्लोब इज़ व्हाट, स्फेरिकल और इलिप्सॉइडल, ठीक है। स्फेरिकल होगा, मल्टीपल फोल्डिंग की वजह से वो एक स्फीयर एज्यूम कर लेगा। अब फाइब्रस में सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था, ग्लोबुलर में टर्शरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वजह से इंसॉल्युबल थे फाइब्रस प्रोटीन। अब यहाँ टर्शरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या कहा था कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स अंदर, हाइड्रोफिलिक बाहर, तो ये सॉल्युबल होते हैं एक्वस मीडिया। एक्वस मीडिया में कौन कौन से आ सकते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशंस एंड अल्कोहल सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशंस मीन द सोल्यूशंस हैविंग बेसिस, ठीक है। कैन बी क्रिस्टलाइज, और अगर फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो तो ये डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इन्हें बाहर, बॉडी से बाहर इस तरह रखेंगे, उनको प्रॉपर एक्वस मीडिया नहीं मिलेगा तो ये डिसऑर्गेनाइज कर जाएंगे। एग्जांपल में है आपके पास एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स एंड हीमोग्लोबिन। ये आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ये बेसिकली आपकी बॉडी में बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसका स्ट्रक्चरल रोल इनके इतने ज़्यादा नहीं होते, इनके मेटाबॉलिकल रोल्स यहाँ इम्यून सिस्टम में रोल है, ट्रांसपोर्ट रोल है, तो ये आपका फंक्शन, दूसरे फंक्शन जो हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करती हैं एक्सेप्ट फॉर योर स्ट्रक्चरल रोल। तो दैट्स इट। यहाँ पे आपकी प्रोटीन जो है वो रैपअप होती है। नेक्स्ट में हम लोग जो हैं वो आपके न्यूक्लियोटाइड्स को लेके चलेंगे। आई होप मैं ये सब आपको प्रोटीन जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।